नमस्कार विद्यार्थियों, वर्चुअल क्लास परियोजना के कक्षा 10वीं में पुनः आपका स्वागत है। अपना आज का पाठ शुरू करने के पहले बच्चों, एक छोटी सी बात जो आपको इरादे बुलंद करने में बहुत सहायक होगी। यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, जब हम कोई कठिन कार्य करने जाते हैं या अपने कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो उनके लिए हमारे इरादे बहुत बुलंद होना चाहिए। जितने बुलंद इरादे होंगे, सफलता भी आपको उतनी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब जब हम परीक्षाओं के बारे में आपसे रोज़ कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो आप सभी तरफ से अपना ध्यान हटाकर एकाग्र चित्र हो जाइए सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति। अर्थात कोई लेफ़्ट एंड राइट नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप अभी अपने समय का सदुपयोग कर लेंगे उतना ही अच्छा परीक्षा परिणाम बच्चों आपके सामने होगा। आज का जो पाठ है बच्चों वो मस्तिष्क है। अर्थात मस्तिष्क की संरचना क्या है, मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, मस्तिष्क किन इकाइयों से मिलकर बना है। बच्चों, जब हम बात करते हैं एकाग्रचित्त होने की, या हम कहते हैं कि हमारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह होना चाहिए, अर्थात जब हम कोई भी कार्य करें तो इन दोनों का एक साथ होना अति आवश्यक है। तो आज आप जानेंगे इस पाठ के अंतर्गत कि मस्तिष्क का कौन सा वो भाग है जो आपकी बुद्धि को, आपकी स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है, या कहें कि मेमोरी बॉक्स के रूप में कौन सा भाग कार्य करता है। इन्हीं बिंदुओं के विषय में आपको बताने जा रहे हैं शैलेंद्र निगम, जो कि व्याख्याता हैं शासकीय गांधीनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। शैलेंद्र निगम। नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में आपको रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया था। आज हम आपको तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बताएंगे। छात्रों, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय में जंतु के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स कहलाती हैं। इन कोशिकाओं का पूरे शरीर में जाल बिछा रहता है। ये तो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ करके सूत्र तंतु का निर्माण करती हैं। ये तंतु पूरे शरीर में जाल बिछा के रखती है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। छात्रों, हम सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में, उसकी संरचना और उसके कार्य और उसके प्रकार के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन में आपके सामने न्यूरॉन्स की संरचना बताई जा रही है। ये देखिए न्यूरॉन्स। बच्चों, यदि आपकी परीक्षाओं में आए कि तंत्रिका तंत्र की इकाई का चित्र बनाइए या न्यूरॉन का चित्र बनाइए, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो उसमें ये चित्र आप ध्यान से देखिए कि इस चित्र में न्यूरॉन में कौन कौन से मुख्य भाग हैं। न्यूरॉन की जो कोशिका है, ऊपर का भाग साइटोन कहलाता है। साइटोन की जो शाखाएं हैं वो कहलाती हैं डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन की और जो बारीक शाखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो साइटोन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, और इसके बीच में जो पाया जाता है गोल, वो है केंद्रक। बीचों बीच जो पाया जाता है वो केंद्रक है, और लंबा प्रवर्ध जो है न्यूरॉन का वो कहलाता है एक्सॉन। तो बच्चों, ये 4-5 नाम याद को रखने हैं आपको याद, और साथ में आपको ये चित्र वहाँ बनाना है न्यूरॉन की संरचना बताने के लिए। छात्रों, यहाँ पे हम देखेंगे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, जो कि एक्सॉन के माध्यम से जुड़ा होता है और डेंड्राइट्स के माध्यम से। इनके बीच में विशेष प्रकार की संरचना बनती है, जिसे हम सूत्र युग्म या हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। ये सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो आवेग संवेदी अंग के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक स्थानांतरित होते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों परीक्षाओं में आता है कि सूत्र युग्मन या सिनेप्स किसे कहते हैं। आपकी किताब में ये चित्र नहीं दिया गया है सूत्र युग्मन का, तो यहाँ ये चित्र देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स,
एक न्यूरॉन के एक्सॉन की शाखाएं और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये जिस बिंदु पर मिलते हैं और मिलकर जो संरचना बनती है उसे ही हम सिनैप्स या सूत्र युग्मन कहते हैं। इसी सिनैप्स या सूत्र युग्मन के द्वारा जितने भी आवेग हैं वो आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, और इस प्रकार से ये पूरा ग्राही अंग तक पहुंच जाते हैं। छात्रों, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये मानव शरीर में न्यूरॉन्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः संवेदी न्यूरॉन्स, संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। छात्रों, यहाँ पे स्क्रीन में इसका भी चित्र आपके सामने दिखाया जा रहा है। आपकी किताब में ये चित्र है, आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। ये जो न्यूरॉन है बच्चों, ये न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, या हम जिसे कहते हैं संवेदी न्यूरॉन। दूसरा जो न्यूरॉन है वो कहलाता है प्रेरक न्यूरॉन, और तीसरे न्यूरॉन का प्रकार जो है, जो आपकी किताबों में बहुध्रुवीय के नाम से दिया गया है, इसे हम मिश्रित न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नाम है, ये तीनों नाम इनके कार्य के हिसाब से दिए गए हैं। कार्य के हिसाब से दिए गए। यहाँ पे संवेदी न्यूरॉन्स देखें आप। संवेदी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो संवेदी अंगों से आवेगों को, संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले आने का कार्य करते हैं, इन्हें हम संवेदी न्यूरॉन्स कहते हैं। जो प्रेरक न्यूरॉन्स होते हैं, वो प्रेरक न्यूरॉन्स मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को प्राप्त कर संवेदी अंग तथा अन्य उत्तकों और अन्य सहयोगी ग्रंथियों को जाते हैं, जो कि मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को उसका अनुक्रिया के प्रति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड न्यूरॉन, जिसमें दोनों प्रकार के कार्य अर्थात प्रेरक और संवेदी दोनों प्रकार के कार्य संचालित करते हैं। छात्रों, इसको हम नोट करना चाहें तो ये हमने इसको स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। परीक्षाओं में यदि आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्यूरॉन हैं और उनका प्रकृति या कार्य लिखिए, तो उसमें आपको ये तीनों जो यहाँ पर लिखा हुआ है सबने ये काम आएगा कि संवेदी न्यूरॉन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संवेदी न्यूरॉन आवेगों को संवेदी अंग से लेकर मस्तिष्क तक जाते हैं। प्रेरक न्यूरॉन जो होते हैं वो मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को अंग तक पहुंचाते हैं। और मिश्रित, जैसा कि नाम है, ये मिश्रित न्यूरॉन दोनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। ये तो बात हुई तीनों प्रकार के न्यूरॉन की। अब एक और प्रश्न चैलेंज जी आता है परीक्षाओं में कि हाइड्रा जो जीव है, तो हाइड्रा में किस प्रकार का तंत्रिकी समन्वय पाया जाता है, तो ये भी आप चित्र के माध्यम से थोड़ा बच्चों को बता दीजिए। हाइड्रा के अंदर एक न्यूरॉन पाया जाता है जिसके सूत्र पूरे हाइड्रा के शरीर में फैले रहते हैं, और ये न्यूरॉन संवेदनाओं को ग्रहण करके पूरे हाइड्रा के शरीर में आवेगों को पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पे हम छात्रों हाइड्रा का जो तंत्रिकी तंत्र है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कृपया आप इसको देखें। और आपकी किताब में इसका चित्र भी बना हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रा जो होता है उसमें ये न्यूरॉन्स बने हुए हैं। एक न्यूरॉन जो पूरे इसके सूत्र पूरे हाइड्रा के शरीर में फैले रहते हैं। ये इसकी माउथ होता है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, संस्पर्शक, और संवेदना जो ग्रहण की जाती है न्यूरॉन के द्वारा पूरे हाइड्रा के शरीर में इसी को द्वारा फैलाई जाती है, पहुंचाई जाती है। तो छात्रों, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपस में मिलकर के तंत्रिकी तंतु का निर्माण करते हैं और संवेदी अंग से संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये जो संवेदी अंग से आवेश जो होते हैं वो एक जैसे बिजली वो होते करंट, हाँ जी हाँ, उसके समान कार्य करते हैं। और पूरे मस्तिष्क तक पहुंचाने के बाद मस्तिष्क जो आदेश ग्रहण करता है उसके लिए अपनी अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है और प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा अन्य उत्तकों, संवेदी अंगों तथा अन्य सहयोगी अंगों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारे शरीर में तंत्रिकी कोशिका तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारी अनेकों नेक संवेदनाओं को ग्रहण करके अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसमें मुख्य भाग जो होता है वो मस्तिष्क का होता है। इसके साथ साथ सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि जो तंत्रिकीय तंत्र जो है
ये कितने प्रकार का होता है। मानव में जो तंत्रिकी तंत्र है वो कितने प्रकार का यहाँ पर होता है, तो इससे छात्रों को एक ये आइडिया लग जाएगा कि तंत्रिकी तंत्र जो है उसके प्रकार कितने हैं। छात्रों, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और नंबर तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है, मस्तिष्क और मेर रज्जु। परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं जिसको हम कपाली नर्व्स कहते हैं या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इसी प्रकार से मेर रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जिनसे हम मेर रज्जु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, उससे बना होता है। छात्रों, जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे छात्रों थोड़ा सा चित्र के द्वारा हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। आप इसको चार्ट के रूप में देख सकते हैं और चाहे तो आप इसका चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको आगे अध्ययन में आसानी रहे और सरलता रहे। देखते जाइए बच्चों, यहाँ पर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है मस्तिष्क और मेरु रज्जु, दूसरा जो तंत्रिका तंत्र है वो है परिधि तंत्रिका तंत्र, अर्थात जो तंत्रिकाओं का मिलकर बना होता है। तंत्रिकाएं अर्थात वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं तो मस्तिष्क तंत्रिकाएं कहलाएंगी, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी वे तंत्रिकाएं जो कि मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उन्हें हम कहेंगे मेरु रज्जु तंत्रिकाएं या आपके स्पाइनल नर्व्स। इसी के साथ साथ तीसरा जो आपका तंत्र है वो कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप तक सीमित है, अर्थात यह तंत्र अपनी तंत्रिकाओं का नियमन स्वयं करता है। ये फिर पुनः 2 प्रकार का है, एक है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। इनके नाम आप इनके कार्यों के हिसाब से यदि याद करेंगे तो आपको सरलता होगी उसको याद रखने में। ये तो बात हुई शैलेंद्र जी की तंत्रिकाएं क्या होती हैं, या हम ये कहें कि तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन के रूप में है। न्यूरॉन की संरचना क्या है, न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं, अब जो है वो हम बात करेंगे। एक और प्रश्न परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय में आता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो अब आप थोड़ा प्रकाश इस पर डालिए कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं और इनको हम चित्र के माध्यम से किस प्रकार से समझा सकते हैं। छात्रों, प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे शरीर में होने वाली वे क्रियाएं होती हैं जिसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। मेर रज्जु के द्वारा इन क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इन क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कई प्रकार की हम देखते हैं, जैसे छींकना, पलक झपकाना, कोई कांटा या कील चुभने पर हम स्वतः ही हमारा पाँव ऊपर उड़ जाता है। किसी गर्म चीज़ को छूने से हमारा हाथ स्वतः ही अपने आप पीछे हट जाते हैं। तो ये हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में एक विशेष प्रकार की चाप, जिसे बोलते हैं एक सर्कल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं शैलेंद्र जी की ऐसी क्रियाएं जो कि अविवेचित, अनैच्छिक या अचानक होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब भी कोई टीचर आपकी क्लास में आता है और आपको चांटा दिखाया उनने, तो वो चांटा नहीं भी मार रहा है, दिखाने से ही ऑटोमेटिकली अचानक आप सोचते हैं, इसके पहले ही आपका जो चेहरा है वो पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है जिसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है। जब तक बात मस्तिष्क तक पहुंचे उसके पहले ही उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो हम इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि सर ने बताया कि प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनमें कि मस्तिष्क का कोई भी रोल नहीं रहता। ये पूरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और साथ में आप ये बात भी लिखिएगा कि वे क्रियाएं जो कि अचानक, अविवेचित, मतलब आप अपना विवेक वहाँ अप्लाई करें उसके पहले ही, और अनैच्छिक मतलब आप ना भी चाहें तो भी वो प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रियाओं के रूप में हो जाती है। तो ये तो बात हुई परिभाषा की। अब ये किन अंगों के द्वारा, किन न्यूरॉन्स के द्वारा और कौन कौन से इसके भाग हैं, इसके विषय में आपको सर बताएंगे। छात्रों, यहाँ पे हमने प्रतिवर्ती क्रिया का पथ बताया है। ये देखिए, जब भी कोई संवेदना होती है तो संवेदी अंग उस संवेदना को ग्रहण करते हैं संवेदी तंत्रिका के द्वारा, और संवेदी तंत्रिका सीधे मेर रज्जु को उस संवेदना को ले जाती है। और मेर रज्जु उस संवेदना के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है वो प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा, प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों या अन्य सहयोगी अंग द्वारा की गई क्रियाओं
के लिए जाती हैं। छात्रों, इसको हम चाहे तो हम इसको और अच्छी तरह से जो इसकी क्रिया होती हैं, किस प्रकार से संपन्न होती क्रिया, इसको हम देखेंगे। एक इसको जो चाप होता है, जो सर्कल बनता है, उसको हम इस चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे पेन चला रहा हूँ मैं, ये देखिए ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का मेरुरज्जु के चित्र है। और यहाँ पे ये सामने स्किन लिखा हुआ है, ये हमारी संवेदी अंग है जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करके ये पोस्टीरियर गैंग्लियन से होकर के मेरुरज्जु तक जाती है। मेरुरज्जु में ये ग्रे मैटर होता है। ये चित्र आपकी किताब में नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ये ग्रे मैटर को जाता है और ग्रे मैटर से प्राप्त जो आदेश होते हैं, जो अनुक्रियाएं होती हैं संवेदी तंत्रिकाओं, संवेदनाओं के प्रति, उसको वो प्रेरक तंत्रिकाओं, मिक्स्ड नर्व्स के द्वारा प्रेरक तंत्रिकाओं तक पहुंचाता है और प्रेरक तंत्रिका वो अन्य उत्तकों और अंगों तक जाते हैं और अपनी अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये क्रिया इतनी तुरंत होती है कि कुछ ही सेकंड भी इसमें समय नहीं लगता है। बहुत ही कम समय लगता है। या हम ये कहें कि इस तंत्रिका, इस क्रिया को, जैसे कि सर ने आपको अभी चित्र के माध्यम से बताया था, आपको यदि बिंदु में प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन करना है तो उसमें आप सबसे पहले जो लिखेंगे वो संवेदना को ग्रहण करेंगे संवेदी अंग, और ये संवेदी अंग से फिर वो संवेदना संवेदी न्यूरॉन या संवेदी जो आपके न्यूरॉन हैं उनके द्वारा जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। तो आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, जिसका कि चित्र सर ने अभी आपको बताया। और फिर मेरुरज्जु तक जैसे ही ये संवेदना पहुंचेगी संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा, और उसके पश्चात वहाँ से आदेश जो है वो लाया जाएगा प्रेरक न्यूरॉन्स के द्वारा, और प्रेरक न्यूरॉन इस आदेश को पहुँचाएंगे उस अंग तक जिस अंग में ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई है। जैसे कि मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि आपको कहीं पैर में कोई चीज़ चुभ गई है, या हम चलते हैं नंगे पैर तो गिट्टी लग गई है, तो वहाँ पर संवेदी अंग जो हो जाएगा वो आपकी पैर की त्वचा हो जाएगी, और इस पैर की त्वचा से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक इस संवेदना को लाने का कार्य करेंगे आपके संवेदी तंतु, और फिर संवेदी तंतु उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक बच्चों, और स्पाइनल कॉर्ड से पुनः आदेश जो आएगा वो आएगा प्रेरक तंतुओं के द्वारा, और फिर आपका पैर ऑटोमेटिक वहाँ से अचानक अपने आप ही उस गिट्टी के ऊपर से आप हटा लेंगे। अर्थात ये एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, और ये प्रतिवर्ती क्रिया एक चाप के रूप में होती है, इसीलिए हम उस चाप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपके यदि एग्जाम में कोई प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो भी आपको यही चित्र बना के वर्णन करना है, और यदि प्रतिवर्ती चाप आता है तब भी आप यही चित्र बनाकर वर्णन करेंगे। आपकी किताब में जो चित्र दिया गया है वो भी सर लेके आए हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, आपकी किताब में जो चित्र दिया हुआ है उसमें हमारे जो ग्राही अंग बताए, हाथ और मेरुरज्जु से तंत्रिका दिखाई गई है, जो चालक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका, दो तंत्रिका यहाँ पे दिखाई गई है। ये ग्रीन कलर से हमने संवेदी तंत्रिका को दिखाया है और चालक तंत्रिका को हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाई गया है। जब भी कोई संवेदना ग्रहण होती है, जैसे कोई कील अगर चुभती है तो हम तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है, संवेदना संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है, और मेरुरज्जु अपने आदेशों को उस संवेदना के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है वो प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा या चालक तंत्रिकाओं के द्वारा मसल्स को देता है, और मसल्स हमारे हाथ को पीछे की तरफ खींच लेती है। तो ये छात्रों, यहाँ पे हमने थोड़ा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको बताया। अब हम मस्तिष्क के बारे में। जी हाँ बच्चों, देखिए अब प्रश्न पत्र आपके कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि परीक्षाएं पास हैं, और जब परीक्षा का दिन होगा तो प्रश्न पत्र आपके सामने होगा। जैसे ही आप प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो आप तुरंत प्रश्नों के साथ साथ उत्तर को याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि किस प्रश्न के साथ आपको कौन सा उत्तर लिखना है, किन बिंदुओं में लिखना है, क्या आपने याद किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका स्मरण, आपकी इंटेलिजेंस, और साथ में आप जो रिकॉल करते हैं, जो पुनः याद करते हैं, ये सारा कार्य किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क का भी मुख्यतः जो मुख्य भाग इस क्रिया में भाग लेता है वो होता है आपका अग्र मस्तिष्क। अब हम सर को से गुजारिश करेंगे कि सर बताएं कि मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, और साथ ही प्रत्येक जो भाग है मस्तिष्क का उसके क्या क्या कार्य हैं। बच्चों, ये समय जो चल रहा है आपकी परीक्षा की तैयारी का, इसमें जो मुख्य अंग आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील है इन दिनों वो है आपका मस्तिष्क, और इसकी क्रियाशीलता बनाए रखिएगा,
क्योंकि कहा भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जाए। देखिए, इसको हम को रिलेट कर रहे हैं आपके मस्तिष्क से कि सरस्वती का भंडार अर्थात जो विद्या की बात है, और मस्तिष्क के संदर्भ में भी हम ये कहेंगे कि जितना आप अपने मस्तिष्क को क्रियाशील बनाए रखेंगे, जितना आप इसका उपयोग करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उतना ही विकास होगा, उतना ही आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो अब सर आपको बताएंगे कि मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, उसके भाग क्या हैं और प्रत्येक भाग का क्या कार्य है। मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में पाया जाता है, जिसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। कपाल गुहा में विस्तृत होता मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन में बच्चों, देखिए, आपको बहुत अच्छे चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है जी। ये सामने की तरफ जहाँ पे पेन रख रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर पीछे तक, ये अग्रभाग मनुष्य मस्तिष्क का अग्रभाग कहलाता है। इसे आप फोर ब्रेन कहते हैं। यह पेन ये दिखा रहा है आपको मध्य भाग मिड ब्रेन, और नीचे की तरफ ये होता है हैंड ब्रेन या पश्च भाग। तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। छात्रों, जो अग्रभाग होता है, इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये हमारी ज्ञान, इच्छा शक्ति, मनोभावों, याददाश्त का केंद्र होता है। हम जो देखते हैं, बोलते हैं, ये सब इसके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। साथ ही जो मनुष्य या जो जंतु का सेरिब्रल हेमिस्फीयर जितना अधिक बड़ा होगा, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। जिसका अल्प विकसित सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, वो मंद बुद्धि का जीव कहलाता है। छात्रों, मनुष्य का सेरिब्रल हेमिस्फीयर चूँकि बहुत अधिक बड़ा है, इसलिए बुद्धिमान प्राणी के रूप में मनुष्य को जाना जाता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है शैलेंद्र जी कि जो मनुष्य है वो सभी जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कहा गया है, इसलिए क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में भी मुख्यतः सेरिब्रल हेमिस्फीयर या जिसे हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, 2 गोलार्धों के रूप में उपस्थित है, ये सबसे ज़्यादा विकसित है। जी हाँ, जी हाँ। इसीलिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी जो है वो माना गया है। फिर हम मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मध्य मस्तिष्क में दृष्टि का केंद्र होता है। हमें दृष्टि का ज्ञान कराता है मध्य मस्तिष्क। दृष्टि का केंद्र होता है, दृष्टि पाली पाए जाते हैं, हमें दृष्टि का ज्ञान कराता है। नंबर 3 होता है छात्रों पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में हम देखते हैं वहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हस्तकौशल और अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उनका केंद्र होता है, जैसे कि श्वसन है, हृदय की धड़कन है, ये क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब हम कहें कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक ऐसी होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं, अर्थात जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार, आप जब चाहें अपना हाथ हिला सकते हैं, जब चाहें आप चल सकते हैं, जब चाहें आप बैठ सकते हैं। जी हाँ। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं ऐच्छिक क्रियाएं। इसके विपरीत कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन पे कि आपका कंट्रोल नहीं। आप चाहें कि आपके हृदय की धड़कन 1 घंटे के लिए बंद हो जाए बच्चों, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जितनी भी ऐसी क्रियाएं, चाहे वो हृदय का स्पंदन हो या श्वसन हो, इन क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो हमारे पश्च मस्तिष्क से होता है। और पश्च मस्तिष्क के जो मुख्य भाग हैं वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ये दोनों भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इन्हें हमने पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत रखा गया है बच्चों। और जैसा कि सर ने बताया आपको, मध्य मस्तिष्क अर्थात वह मस्तिष्क का वह भाग जो कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित है, और इसमें पाए जाते हैं आपके दृष्टि लोब या जिन्हें हम ऑप्टिक लोब कहते हैं, और ये मुख्यतः हमें ज्ञान कराते हैं दृष्टि का। और अग्र मस्तिष्क के बारे में सर ने बताया कि स्मरण और आपकी बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजें जो हैं वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। शायद यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक छोटा सा एक सूत्र धागे नुमा संरचना इससे जुड़ी होती है, जिससे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। जो स्पाइनल का मेड्यूला, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो धागे नुमा संरचना का निर्माण करता है और जिसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कार्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रवेश करके अंतिम वर्टिब्रल में आकर के वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम की जो प्रत्येक वर्टिब्रा है, प्रत्येक जो कशेरुका है, उसके बीच में जो कैनाल पाया जाता है, सेंट्रल कैनाल से धागे के रूप में ये निकलता है। तो छात्रों, आपके जो किताब में जो चित्र है, वो चित्र को भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जो दिया गया जी हाँ, उसको भी आप देखें ध्यान से।
और इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चित्र जो आपको मैंने पहले बताया उसके एक प्रॉपर पोजीशन आपको बताई है मस्तिष्क की कहाँ होती है, जो आपको हमने पूर्व में दिखाई गई थी, चित्र के द्वारा आपको समझाई और दिखाई है। ये आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम रेड के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है, रेड से लिखा है। ये पूरा भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। बीच में ये कैविटी होती है, कैविटी, और गुहा मस्तिष्क गुहा कहलाती है। फिर ये मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन। इस मध्य मस्तिष्क के पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड, पूर्व में आपको बताया गया था कि मध्य मस्तिष्क के पास में ही पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, और हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, जिसका सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से ये चित्र अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चित्र परीक्षा में पूछा जाता है। जी। तो परीक्षा में बच्चों जो चित्र आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का चित्र बनाइए, तो उस मस्तिष्क के चित्र में आपको ये वाला जो चित्र है वो बनाना है, जिसमें कि जो इसकी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या इसका अनुदैर्घ्य काट का चित्र है, उसमें बताया गया है कि अग्र मस्तिष्क कहाँ स्थित है, मध्य मस्तिष्क की क्या स्थिति है, और साथ में पश्च मस्तिष्क। अब आप पुनः एक बार इनके कार्यों के बारे में बता दें, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्या क्या कार्य हैं। हम सबसे पहले मस्तिष्क के कार्यों पूरे मस्तिष्क के कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं मैडम। यहाँ पे जी हाँ, आप देखेंगे मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क जो होता है वो विभिन्न प्रकार के आवेशों को ग्रहण करता है, और उन आवेशों को प्राप्त करके उसके प्रति अपनी अनुक्रिया को प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को जो हमारे देखते हैं या सुनते हैं और करते हैं, उन सबको केंद्रित करने का कार्य करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एक कार्य के बारे में बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। मस्तिष्क के कार्य नंबर 1, समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करना। नंबर 2, समस्त संवेदी अंगों से आवेश प्राप्त करना। इन आवेशों पर प्रेरित तंत्रिकाओं द्वारा उचित निर्देश, उचित अनुक्रिया हेतु ग्रंथियों, मांसपेशियों तथा सहयोगी अंगों को भेजना। एक बार पुनः सर बता दें, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, पुनः इसको बता दें आप, एक एक शब्द पे जोर देते हुए अच्छे से इसको बता दीजिए। जी सर। संवेदनाओं को ग्रहण करके समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करना। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को संवेदी अंगों द्वारा वो पहुंचती है मस्तिष्क तक, और उनको ग्रहण करके फिर मस्तिष्क उस प्रकार से अपने आदेश को देता है। जी। समस्त संवेदी अंगों से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क उसका विवेचना करता है। विवेचना उपरांत प्रेरक तंत्रिका के द्वारा अपनी अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब प्रेरक तंत्रिका जो होती हैं वो मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को लेकर के अन्य सहयोग अंगों तक जाती हैं, सहयोगी अंगों तक जाती हैं, ग्रंथियों तक जाती हैं तथा ऊतकों जाती हैं और अनुक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। इन आवेशों पर प्रेरित तंत्रिकाओं द्वारा उचित निर्देश, उचित अनुक्रिया हेतु, जो मैंने आपको बताया, हेतु ग्रंथियों, मांसपेशियों तथा सहयोगी अंगों को भेजना, ये मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जी जी सर। संवेदी अंगों से प्राप्त, ये देखिए एक और महत्वपूर्ण कार्य मस्तिष्क का, संवेदी अंगों से प्राप्त उद्दीपनों, संवेदनाओं में संबंध स्थापित करना। जो जितने भी संवेदना हम ग्रहण करते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हम कहें क्रिया ही नहीं पूर्ण। समन्वय के साथ यहाँ पे संबंध स्थापित कर समन्वय करना। अब जितने भी हमें संवेदनाएं आती हैं उनको ग्रहण करता है मस्तिष्क और उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, जिससे शरीर अधिक क्षमता से क्रियाकलाप कर सके। जैसे प्रश्न, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न का उत्तर छात्रों जो हम देते हैं तो मस्तिष्क उस प्रश्न के अनुरूप उत्तर को विवेचना करके उत्तर को, सही उत्तर को ढूंढने का और लिखने का कार्य, लिखवाने का कहने का तात्पर्य यह है सर कि चूंकि बच्चे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रश्न में कौन सा उत्तर लिखा जाना है तो उसकी विवेचना करना, उसको ढूंढना और उसको फिर प्रेरित करना लिखने के लिए ये कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। जी जी सर। सूचनाओं को ज्ञान चेतना के रूप में एकत्रित करना और व्यवहार में पूर्व अनुभवों के आधार पर
परिवर्तन करना। अभी ये भी समझाने वाली बात है, क्योंकि भी जी कॉम्प्लिकेटेड है जी प्रश्न सर। उसका। सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, जो संवेदनाएं आती हैं, उसको मस्तिष्क ज्ञान के रूप में स्टोर करता है, चेतना को भी संचित करता है जी और एकत्रित करता रहता है, और फिर इसके अनुरूप अपने व्यवहार को पूर्व अनुभव के अनुसार, जो पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि कोई चीज़ हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में है पहले से, और फिर उस हिसाब से उसका वो मतलब प्रतिक्रिया जो होगी वो उस प्रकार से उसको करता है। जी हाँ, प्रतिवर्ती जी। अब बच्चों अब हम ये तो आपने देखा कि मस्तिष्क का जो, या हम ये कहें कि तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का चित्र आपको किस प्रकार से बनाना है, और साथ में जो न्यूरॉन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, मिश्रित न्यूरॉन, और उनके साथ साथ में चित्र भी। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न इस पर्टिकुलर पार्ट से, या जो भाग आज सर ने आपको पढ़ाया है, उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मुख्यतः होते हैं कि एक न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का जो चित्र है पुनः हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए कि न्यूरॉन का आपको चित्र जो है वो किस प्रकार से वहाँ पर बनाना है। तो न्यूरॉन का जब आप चित्र बनाना सीख जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको सिनेप्स का प्रश्न यदि आता है, सूत्र युग्मन, तो उसको भी आप दो न्यूरॉन को जोड़कर वहाँ ध्यान रखिएगा कि डेंड्रॉन, एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मत जोड़िएगा। वहाँ पर आपको एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसकी जो शाखाएं हैं उसको आपको फिर दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है उससे जोड़कर आपको बनाना है। ये प्रश्न पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिए, हर एक साल ये प्रश्न पूछा गया है कि सूत्र युग्मन या सिनेप्स क्या है। ये तो दो प्रश्न हो गए। उसके बाद फिर प्रश्न आता है बच्चों कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उसका नामांकित चित्र बना करके, इसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो हाइड्रा में सिर्फ एक न्यूरॉन है जैसा कि सर ने आपको बताया था, और एक न्यूरॉन से कई शाखाएं निकलती हैं, और ये शाखाएं पूरे हाइड्रा के शरीर में फैली हुई रहती हैं और संवेदनाओं को पूरे हाइड्रा के शरीर में फैला देती हैं। चित्र फिर से देख लीजिए आप, ये चित्र आपको हाइड्रा के साथ बनाना है। इसके बाद बच्चों बात आती है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं की परिभाषा हमने आपको बता दी। सर ने आपको दो चित्रों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से संवेदना जो है वो ग्रहण की जाती है संवेदी अंग के द्वारा, फिर पहुंचती है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से प्रेरक तंतु वहां से आदेशों को लेकर आते हैं और वो फिर पहुंचा देते हैं आपके ग्राही अंग, या जिनको आपने कहा था मांसपेशियां, अंग या ऊतक तक। साथ में प्रतिवर्ती चाप यदि पूछी जाती है तो भी आपको प्रतिवर्ती चाप के साथ भी आपको जो चित्र आपको किताबों में दिया गया है वो चित्र इसके साथ आपको बनाना है। और यदि आप ये चित्र बनाना चाहें जिसमें कि बिल्कुल स्पष्ट है, आपको याद करने में भी सहायक होगा, तो आप ये चित्र भी वहाँ पर बना सकते हैं। पर ध्यान रहे कि चित्र कोई भी बनाएं स्पष्ट हो, उसका आप नामांकन सही रूप से करें और सारी वो चीज़ें उसमें लिखें, सारे वो नाम लिखें जो कि वहाँ पर महत्वपूर्ण है या जो पूरी क्रिया को प्रदर्शित करने में सहायक हैं। फिर बच्चों बात आती है मानव मस्तिष्क की। तो मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है और कौन कौन से मानव मस्तिष्क के भाग हैं? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर एक ध्यान आप ये रखिएगा कि यदि अग्र मस्तिष्क के कार्य अलग से पूछे जाएं तो 2-3 बिंदुओं में आपको वहाँ बताना है। जी हाँ, जैसे आप लिख सकते हैं कि याददाश्त और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, मनोभावों का केंद्र होता है, हमारी चेतना का केंद्र होता है, हमारे व्यवहार का केंद्र होता है। ये हमारा अग्र मस्तिष्क के कार्य होते हैं। मध्य मस्तिष्क के यदि कार्य पूछे जाएंगे तो आप उसे लिख सकते हैं कि दृष्टि का ज्ञान कराना, क्योंकि दृष्टि पाली स्तर पाए जाते हैं। दूसरा पश्चिम मस्तिष्क के कार्य, पश्चिम मस्तिष्क के कार्य, पश्चिम मस्तिष्क जो होता है हमारे हस्त कौशल और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, तथा वो अनुमस्तिष्क जो है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं वो भी सेरिबेलर हेमिस्फीयर की भांति छोटा ब्रेन के भांति कार्य करता है। पीछे का भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पश्चिम मस्तिष्क का भाग। तो हमें यदि देखिए यहाँ आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। यदि पूरे मस्तिष्क के कार्य पूछे जाएं तो इन्हीं कार्यों को आप इकट्ठे लिख दीजिएगा, पर बिंदुवार लिखिएगा। और यदि नाम से आता है कि अग्र मस्तिष्क के कार्य लिखिए
जी। पश्चिम मस्तिष्क के और मध्य मस्तिष्क के, तो उनको भी आपको अलग अलग करके अलग यहाँ से पर लिखना है। बताना जी, है। जी हाँ। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रमुख भाग हैं, इनके क्या कार्य हैं। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।